हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं संदीप चौधरी आप सभी का फ्यूचर क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान, और हमने 2 क्लास ले ली थी भारतीय संविधान की। कल हमने पढ़ा था आपका प्लासी का युद्ध पढ़ा था, हमने बक्सर का युद्ध पढ़ा था। उसके बाद हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था। उसके बाद हमने 1781 का आपका सेटलमेंट एक्ट पढ़ा था। और उसके बाद हमने 1784 का आपका पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा था। हमने लगभग 5 से 6 चीज़ें कल पढ़ी थी और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी थी सभी। हमने गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ा था। हमने जितने युद्ध हुए हैं उनकी महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़ी थी। बंगाल के नवाब भी पढ़े थे उसमें उसमें शाह आलम सेकंड भी पढ़ा था। आज हम उसी चीज़ को कंटिन्यूस रखते हुए आज हम आगे की क्लास ले रहे हैं, क्लास 03, और उसमें आज हम पढ़ेंगे 1793 के अधिनियम से शुरू करेंगे। 1793 के चार्टर अधिनियम से शुरू करेंगे। चलिए आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। बात करते हैं हम 1793 की। किसकी करते हैं? 1793। 1793 में एक चार्टर अधिनियम आया। चार्टर अधिनियम ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश संसद ने इस चार्टर अधिनियम को लाने का उनका मेन मोटिव था, मेन मकसद था 1793 के चार्टर अधिनियम का, कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी मेंबर्स हैं, जितने भी सदस्य हैं, जितने भी यहाँ के कर्मचारी हैं, उनका जो वेतन होगा, जो उनकी सैलरी होगी, वो भारतीय राजस्व में से दी जाएगी। भारतीय फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में से ही, इंडियन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से ही उनकी सैलरी दी जाएगी, ना कि ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से उनकी सैलरी आएगी। उससे पहले ये होता था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की ओर से ही उनकी सैलरी दी जाती थी। लेकिन 1793 का जो चार्टर अधिनियम था उसका मेन मोटिव यही था कि भारतीय राजस्व के अंदर से ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने भी सदस्य होंगे, जितने भी अधिकारी होंगे, जितने भी कर्मचारी होंगे, उन सभी की सैलरी कहाँ से दी जाएगी? इस चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय राजस्व में से दी जाएगी। चलिए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व कर्मचारी की सैलरी का वेतन कहाँ से दिया जाएगा? भारतीय राजस्व, इंडियन फाइनेंशियल डिपार्टमेंट। चलिए देखिए, ये चीज़ें ऐसी इतनी छोटी छोटी चीज़ें हैं और कॉमन चीज़ें हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि 1793 के अधिनियम में कहा गया, क्या कहा गया, या 1793 के अधिनियम के तहत भारतीय राजस्व में से किन किन लोगों की सैलरी को देने के लिए उस चार्टर अधिनियम को लाया गया। तो उसमें तक कर्मचारी को वेतन व बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो मेंबर्स होते हैं उनके लिए। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ये चीज़ें है ना, ये अगर आप 2-3 क्लास ऐसे ही मतलब सुनोगे, अगर नोट भी नहीं करोगे, तो आपको तब भी क्लियर हो जाएगी। प्ले लिस्ट में सभी क्लास अपलोड हो चुकी हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए 1793 का चार्टर अधिनियम। आगे की ओर बढ़ते हैं। बात है 21 अप्रैल की। 21 अप्रैल 1793 की। 21 अप्रैल 1793 में एक इतिहास में एक ऐसा काम हुआ है जो यादगार बन गया है। और वो क्वेश्चन जो यादगार बना है वो ज़्यादातर अच्छे लेवल के एग्जाम में आता है आपका, और हमेशा आपको देखने के में मिलेगा जब भी आप यूपी पीसीएस या यूपीएससी या यूपी पीएससी के जितने भी एग्ज़ाम दोगे, या अच्छे लेवल के जितने भी एग्ज़ाम दोगे आप ग्रेजुएशन लेवल के बाद के, उनमें ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। क्वेश्चन था 21 अप्रैल 1793 में भारत में आईसीएस की स्थापना। आईसीएस की स्थापना, आईसीएस से मतलब है आपका इंडियन सिविल सर्विसेज। हिंदी में बताएंगे इसे, हिंदी में लिखेंगे भारतीय नागरिक सेवा। भारतीय नागरिक सेवा। देखिए, 21 अप्रैल 1793 में आईसीएस की स्थापना की गई, इंडियन सिविल सर्विसेज की स्थापना की गई, भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई। इसके जन्मदाता या इसके फादर कौन थे, इसकी स्थापना करने वाले कौन थे? इसके फादर बोलेंगे या जनक बोल सकते हैं, पिता बोल सकते हैं, फादर। किसके द्वारा स्थापना की गई? उनका नाम था
लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए सीधा सीधा क्वेश्चन आता है आपसे, आईसीएस की स्थापना कब की गई? आईसीएस की स्थापना, इंडियन सिविल सर्विसेज भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना की गई 21 अप्रैल 1793 को। एक क्वेश्चन आपको क्लियर होता है। सेकंड क्वेश्चन बनता है, इंडियन सिविल सर्विसेज भारतीय नागरिक सेवा की स्थापना किसके द्वारा की गई? कौन से गवर्नर थे? वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। आईसीएस के पिता कौन है? आईसीएस के फादर कौन है? आईसीएस के जनक कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। आईसीएस की स्थापना किस चार्टर अधिनियम के तहत की गई? उसकी स्थापना 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत की गई। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत काम का है क्वेश्चन आपके लिए। चलिए, इस चार्टर 1713 के अधिनियम के तहत एक कार्य और किया गया। वो कार्य था आपका रिवेन्यू बोर्ड ऑफ पुलिस। क्या था? रिवेन्यू बोर्ड ऑफ पुलिस। रेवेन्यू मीन्स राजस्व। पुलिस विभाग के लिए जो राजस्व था उसकी स्थापना भी की गई चार्टर अधिनियम 1793 के तहत। नोट कर लीजिए, इसमें कुछ ज़्यादा काम की बात नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि राजस्व रेवेन्यू बोर्ड ऑफ पुलिस की स्थापना की गई, वो 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत की गई। चलिए, अब बात आ जाती है हमारी अगले चार्टर अधिनियम के तहत चलते हैं हम। ये यहाँ तक ही खत्म था, जो काम की चीज़ें थी वो मैंने इसमें करा दी आपकी। अब चार्टर अधिनियम में आ जाता है आपका 1813, बहुत ही महत्वपूर्ण। आपको फोकस सिर्फ यहीं पे रखना है, कंसंट्रेशन यहीं पे रखना है। आपको स्थिरता लानी है अपने अंदर, पेशेंस लाना है और आपको ठहराव लाना है। अगर आप बिल्कुल समझदारी के तहत, पेशेंस के तहत अपने अंदर ठहराव ले आएंगे तो आपको आपकी मंजिल तक पहुंचने के लिए में कोई नहीं रोक सकता। 1813 का चार्टर अधिनियम, चार्टर अधिनियम। देखिए, ना तो मेरे पास इतना टाइम है कि मैं यहाँ के बकवास करूँ और आपके साथ ठीक है ये ऐसी ऐसी इधर उधर की बातें करूँ, पढ़ाऊँ कम और बातें ज़्यादा करूँ कि आपका भी मन लगे कि बहुत मज़ा आ रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें सिर्फ टाइम काटने के लिए आते हैं, लेकिन ना तो मेरे पास इतना समय है, ना ही मेरे पास इतना डाटा है कि मैं यहाँ पे 1-2 घंटे आपसे बकवास करूँ और पढ़ाऊँ कुछ ना। ठीक है, तो मैं जितनी भी चीज़ें पढ़ाऊँगा, जितनी भी देर पढ़ाऊँगा आपको, मैं सिर्फ पढ़ाऊँगा। 30 या 35 मिनट का मैं लेक्चर लूँगा, तो सिर्फ मेरा उसमें मोटिव होना चाहिए सिर्फ पढ़ाने का और आपका उसमें मोटिव होना चाहिए सिर्फ पढ़ने का। ठीक है ना, पूरा दिन होता है आपके पास बात करने के लिए इधर उधर की, लेकिन जितनी भी 30-35 मिनट मैं आपकी ले रहा हूँ और अपने आप को 30-35 मिनट दे रहा हूँ, तो वो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसे अच्छे से पढ़ें और मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं उसे अच्छे से आपको पढ़ाऊँ। चलिए, इस 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत हुआ क्या? ये किस लिए आया? ये 1813 का चार्टर अधिनियम इसलिए आया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश संसद थी, उसने कहा, जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें 20 साल के लिए EIC ईस्ट इंडिया कंपनी को पात्र किया था व्यापार करने के लिए। लेकिन 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत एक कानून आया और उसमें कह दिया गया कि 20 साल के लिए और आप पात्र होते हो। मीन्स 20 साल के लिए उनके व्यापार को और बढ़ा दिया गया। कितने समय के लिए? 20 साल तक और बढ़ा दिया गया पत्र, व्यापार पत्र। ठीक है, व्यापार पत्र मीन्स 20 साल तक और वो अपना व्यापार कर सकते थे, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार कर सकती थी। सेकंड इसमें हुआ चाय का व्यापार, ट्रेड ऑफ टी, चाय के व्यापार व चीन, चाइना के साथ व्यापार, चीन के साथ व्यापार की समय सीमा कितनी कर दी गई? 20 साल। अब आप कहोगे कि भैया सर दोनों सेम है, 20 साल तक हैं, दोनों 20 साल तक के लिए पात्र हैं, लेकिन डिफरेंस है दोनों में। वो 20 साल तक के लिए पात्र था, EIC ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार वो भारत के लिए था और उसमें एक अधिकार नहीं था। मीन्स उसमें जो आपका जो प्रशासन या उसमें जो भी कार्रवाई होती थी वो ब्रिटिश संसद के द्वारा होगी, उसका उन्हें हिसाब देना होगा, वहाँ से ही सारे कानून पारित होंगे।
लेकिन जो चाय के व्यापार में चीन के साथ व्यापार था उसका था एकाधिकार। ईस्ट इंडिया कंपनी के पास एकाधिकार था, वो अपने हिसाब से प्लान पॉलिसीज बना सकती है और चाइना के साथ व्यापार कर सकती है। चलिए इसे नोट कर लीजिए। चलिए दो चीजें और महत्वपूर्ण है इस 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। जितनी भी मैं आपको ये अधिनियम बता रहा हूँ ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनसे ही आपका संविधान बनता है। और जिसने ये आपके अधिनियम है ना, जिसने टिप्स पर कर लिया ना, उंगलियों पर कर लिया ना, उसकी गारंटी है उसको, उसका जो संविधान है ना, उसका मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। जितना समय आपका लग रहा है सिर्फ यहीं पे लग रहा है, इन अधिनियम पे लग रहा है, आगे आपका ज़्यादा समय नहीं लगेगा। 2 से ढाई महीने में आपकी बिंदास वाली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करा दूंगा, गारंटी देता हूँ। उसमें मैं आपकी यूएसए और आपकी ब्रिटेन की और ऑस्ट्रेलिया की जितनी जो संसद है, वहाँ की पार्लियामेंट है, उसके बारे में मैं आपको बता दूंगा। जो फॉरेन की, जो विदेश की जितनी भी पार्लियामेंट्स हैं, संसद है या उनका कानून है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आपका मजबूती से ऐसा संविधान करा दूंगा कि उससे एक भी क्वेश्चन बाहर आपका नहीं आएगा। चलिए इस अधिनियम के तहत एक चीज और देखने के लिए मिली हमें। क्या हुआ 1813 से पहले, 1813 से पहले ईसाई पादरी होते हैं ना, जो ईसाई होते हैं, जो ईसाई पादरी होते हैं, 1813 से पहले उन्हें भारत आने के लिए आज्ञा नहीं थी। वे प्रतिबंध था उनके ऊपर कि आप भारत नहीं आ सकते हो। लेकिन 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत उन्हें आज्ञा दे दी गई, उन्हें परमिशन दे दी गई, उनका प्रतिबंध खोल दिया गया कि आप भारत आ सकते हो, यहाँ आकर रह सकते हो। और ईसाई पादरियों के लिए तो क्या 18 से 13 से पहले उन्हें अनुमति नहीं थी, अनुमति नहीं थी। लेकिन इस एक्ट के तहत 1813 के चार्टर अधिनियम के बाद उन्हें अनुमति दे दी गई। किसे? ईसाई पादरियों को, ईसाई पादरियों को। चलिए क्वेश्चन आएगा आपका, डायरेक्ट आता है क्वेश्चन कि किस अधिनियम के तहत ईसाई पादरियों को भारत में आने के लिए अनुमति मिली। 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत उन्हें अनुमति मिली। किस एक्ट से पहले, किस एक्ट से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने के लिए अनुमति नहीं थी? 1813 के एक्ट से पहले या 1813 से पहले ईसाई पादरियों को भारत में आने की अनुमति नहीं थी। चलिए आपके लिए एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे 1813 के चार्टर अधिनियम से तहत। यहाँ पर हुआ क्या, 1813 के अधिनियम के उस टाइम पे जो आपके वो आपके गवर्नर थे, गवर्नर जनरल थे, वे थे लॉर्ड मिंटो। क्या नाम था? लॉर्ड मिंटो। ये लॉर्ड मिंटो 1909 वाले नहीं है आपके, 1909 में भी आएंगे, मार्ले मिंटो आएंगे, ठीक है ना, ये वे नहीं है। लॉर्ड मिंटो थे आपके 1813 में। तो 1800 उस समय क्या हुआ, भारतीय शिक्षा को थोड़ा उभार रहे थे, उसे डेवलपमेंट की ओर अंग्रेज ले जाना चाह रहे थे कि कुछ इंसान यहाँ के पढ़ें लिखें और एक अच्छी पोजीशन पर पहुंचे। तो उन्होंने क्या किया, 1 लाख का बजट बना दिया हर साल के लिए। 1 साल का बजट बना दिया हर साल के लिए भारतीय शिक्षा पर खर्च करने के लिए। क्वेश्चन आता है किस अधिनियम के तहत भारतीय शिक्षा पर 1 लाख पर ईयर का वार्षिक बजट बनाया गया? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड मिंटो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन बनता है आपके लिए, 1 लाख बजट हर साल भारतीय शिक्षा पर खर्च किया गया किस अधिनियम के तहत? 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत। चलिए बात आ जाती है, जब मैंने आप नाम बता ही दिया आपको, लॉर्ड मिंटो जो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा एक काम और किया गया और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपको, ये इंडियन हिस्ट्री से रिलेट करता है क्वेश्चन, लेकिन ये आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। वो था आपका 1809 की अमृतसर की संधि, अमृतसर की संधि, ठीक है। अमृतसर की संधि में क्या था, महाराजा रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह 1809 में लॉर्ड मिंटो उस समय के गवर्नर जनरल थे, उनके द्वारा एक संधि की गई, अमृतसर की संधि, जिसे नाम दिया गया किसके साथ? महाराजा रंजीत सिंह के साथ। चलिए नोट कर लीजिए, जो संधि है उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे आपकी इंडियन हिस्ट्री में। चलिए
चलिए अब आ जाते हैं आपके नेक्स्ट अधिनियम पर, वो था आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। चलिए इस एक्ट का, इस चार्टर अधिनियम का 1833 का मेन मकसद था इसका लाने का, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे उसके व्यापारिक मामले जितने भी थे या उसके व्यापारिक अधिकार था भारत में, वो पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, पूर्णतः खत्म कर दिया गया। मीन्स जितने भी उसके व्यापारिक आपके अधिकार थे, सपोज करो उसकी जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, पॉलिसीज थी, उसका टैक्स कर था कि वो किस परसेंट से लेते थे, उससे सबको समाप्त कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया, उसके अधिकार को छीन लिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ठीक है, क्या किया गया? जो उसके व्यापार से रिलेटेड बात हो रही है आपके यहाँ, ना कि राजनीतिक से रिलेटेड। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात हो रही है, ना कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। व्यापारिक जितने भी मामले थे उनके, वे सब क्या नाम था, वे अपने खत्म कर दिए गए, उन्हें अपने अंडर में ले लिया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। चलिए अब उसके व्यापारिक मामले तो सभी जो होते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर में ले लिए, लेकिन अब ऐसा क्या बचा उनके पास कि ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पर रहना पड़ा। उन्हें एक अधिकार दे दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि वे सिर्फ ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करेंगे। सिर्फ उन्हें भारत का शासन करना रह गया, ब्रिटिश सरकार की ओर से मात्र भारत का शासन करने के लिए उन्हें यहाँ पर छोड़ दिया गया। उनके हाथों से व्यापारिक जितने भी मामले थे वो सब पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, सब अपने अंडर में ले लिए गए। सिर्फ उनका एक मोटिव छोड़ दिया गया कि उन्हें ब्रिटिश सरकार की ओर से यहाँ पर शासन करना है, भारत पर शासन करना है। किसकी ओर से? ब्रिटिश सरकार की ओर से भारत पर शासन करना। शासन करेगी आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन उसके अधिकार होंगे ब्रिटिश सरकार के पास। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इस अधिनियम के तहत अभी 2-3 कार्य और हैं, वे भी आपको मैं करा देता हूं जो इम्पोर्टेंट हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल को बना दिया गया, उसको बदल दिया गया भारत के गवर्नर जनरल के रूप में। मीन्स जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो अभी से ही, आज से ही, उस समय से ही पूरे भारत का गवर्नर जनरल होगा। किस अधिनियम के तहत? 1833 के अधिनियम के तहत। क्वेश्चन आता है आपसे डायरेक्ट, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? वो था आपका 1833 का चार्टर अधिनियम। चलिए क्वेश्चन आता है, बंगाल के गवर्नर जनरल 1833 के समय पे कौन थे? वो थे आपके विलियम बेंटिक। देखिए बहुत सीधे सीधे 2 क्वेश्चन बनते हैं विलियम बेंटिक से। पहला क्वेश्चन बनता है, बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल बने और इंडिया के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, बिल्कुल इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए 1833 का चार्टर अधिनियम आया, उन्होंने कहा बंगाल के जो गवर्नर जनरल है वो आज के बाद पूरे भारत के गवर्नर जनरल होंगे। मीन्स एक बिल्कुल सिंपल आपको एग्जांपल देता हूँ। इस समय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। एक अधिनियम आता है और उसमें कहा जाता है कि आज के बाद श्री योगी आदित्यनाथ जी भारत के, संपूर्ण भारत के प्रधानमंत्री होंगे। मीन्स भारत के प्रधानमंत्री होंगे। अभी तक क्या थे? मुख्यमंत्री थे, या कह लीजिए एक पोस्ट, सब सारी पोस्ट खत्म कर दिया है, सिर्फ मुख्यमंत्री ही रिलेट कर रहा है। वो कह दिया जाता है कि भारत का एक मुख्यमंत्री होगा, उसका नाम होगा श्री योगी आदित्यनाथ। आखिरी उत्तर प्रदेश के
आखिरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम श्री योगी आदित्यनाथ। प्रथम भारत के मुख्यमंत्री का नाम तो श्री योगी आदित्यनाथ। इस तरीके से उस समय पर चलता था। वहाँ पर बंगाल के गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, और उन्हें फिर भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किसे? विलियम बेंटिक को। चलिए, आपकी जो मद्रास थी, मद्रास और बम्बई, बॉम्बे प्रेजेंट टेंस से बोल देते हैं, मद्रास और बॉम्बे को उसकी विधि को अधीन कर लिया गया था। उसकी विधि को अधीन कर लिया था 1773 के एक्ट के तहत। उसके कानून को बनाने की जितनी भी शक्ति थी वो पहुंच चुकी थी कहाँ पर? कलकत्ता सरकार के पास। लेकिन उसे उसकी शक्ति को, उसकी विधि को छोड़ दिया गया या वापस कर दिया गया। वापस कर दिया गया मीन्स अब कलकत्ता सरकार मद्रास और बॉम्बे की विधि या कानून में का हिस्सा नहीं होगी, उसका कानून नहीं बनाएगी, उसका विधि नहीं बनाएगी। उसे वापस रिलीज कर दिया गया। किसके अंडर में? मद्रास और बॉम्बे के अंडर में। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा एक और महत्वपूर्ण कार्य कराया गया। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है बनकर, बिल्कुल डायरेक्ट आता है। 1835 की बात है। कब की है? 1835 की बात कर रहे हैं हम, कोलकाता की। कोलकाता किसकी राजधानी है? बंगाल की। 1835 में मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल की स्थापना की गई, एस्टेब्लिशमेंट किया गया। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक। देखिए, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत एक और कार्य किया गया। वो कार्य था 1835 में कोलकाता में मेडिकल कॉलेज व हॉस्पिटल की स्थापना करना, उसका एस्टेब्लिशमेंट करा गया विलियम बेंटिक के द्वारा। मीन्स उस समय पे अंग्रेजों ने इतना भी कार्य कर चुके थे कि उन्होंने वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की सुविधा देनी प्रारंभ कर दी थी, और वहाँ पर एक हॉस्पिटल का भी निर्माण करा दिया गया था। मीन्स डेवलपमेंट तो हो रहा था। भारत को लूट जरूर रहे थे अंग्रेज, लेकिन डेवलपमेंट भी कर रहे थे। हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज आए और उन्होंने भारत को लूटा। भारत को लूटा सही, लेकिन उन्होंने कार्य भी बहुत किए हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय या निम्न न्यायालय, लोकसभा और जितनी आपकी रेल यात्रा, इनसे रिलेटेड इतने काम किए हैं, बहुत काम किए हैं। लूटा है लेकिन काम भी उन्होंने किए हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हम इसमें बात करते हैं दास प्रथा की। दास प्रथा से रिलेट करते हैं 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कहा गया कि जो आपकी दास प्रथा है, जो दास प्रथा है वो विधि के विरुद्ध है, कानून के विरुद्ध है। इसे समाप्त कर दीजिए, इसे खत्म कर दीजिए, ये हमारे कानून के विरुद्ध है। क्या है? दास प्रथा। लेकिन इसमें एक लंबा समय लगा, इसमें 10 साल का समय लगा। कितना लगा? 1843 में इस दास प्रथा को जड़ से खत्म कर दिया गया, इसका उन्मूलन कर दिया गया। उन्मूलन का मतलब होता है जड़ से खत्म करना, जड़ से खत्म करना। 1843 में जो आपके गवर्नर जनरल थे वो थे आपके लॉर्ड एलनबरो। देखिए, 1833 चार्टर अधिनियम के तहत दास प्रथा को विधि विरुद्ध बता दिया गया कि ये विधि के कानून के विरुद्ध है, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन 1843 में उसका उन्मूलन कर दिया गया, उस दास प्रथा को जड़ से उखाड़ फेंक दिया गया। कोई दास प्रथा सब खत्म हो चुकी थी, कोई भी अब किसी का दास नहीं रह गया था। और उस समय के हमारे जो गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड एलनबरो। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1843 की दास प्रथा का उन्मूलन किस गवर्नर के द्वारा किया गया? तो लॉर्ड एलनबरो के द्वारा किया गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए इसे। चलिए, ये जो आपका 1833 का चार्टर अधिनियम है, ये बड़ा अधिनियम है और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये उस समय का टाइम चल रहा है जब भारत में विरोध होना शुरू हो गया था अंग्रेजों का, और उस नई नई शक्तियाँ उभर के आ रही थी और अंग्रेज मजबूती से अपने पैर यहाँ पर जमा चुके थे।
और कार्य भी कर रहे थे, लेकिन उधर से विरोध भी चल रहा था भारतीयों का, क्योंकि 1857 नज़दीक आ रहा है, मीटिंग होने लगी थी और यहाँ पे नए नए जो हमारे क्रांतिकारी थे उन्होंने जन्म ले लिया था। चलिए अब बात करते हैं एक एक्ट जो आपका 1833 का चार्टर अधिनियम है। इस एक्ट के तहत एक आपका जो आर्टिकल है, वो धारा है, वो एक धारा है आपकी धारा 87, धारा 87। इस धारा 87 87 के अनुसार कहा गया, धारा 87 के अनुसार कहा गया, जितने भी कंपनी के अधीन पद होंगे, कंपनी के अधीन पद से मतलब जितने भी कंपनी से रिलेटेड अधिकारियों के या कर्मचारियों के पद होंगे, उन पर उन्हें किसी भी व्यक्ति को धारण करने के लिए नहीं तो धर्म की जरूरत, कोई भी धर्म, कोई भी जाति, कोई भी मूल वंश, रंग का कोई भी भेदभाव नहीं होगा। कोई इस आर्टिकल 17 इस धारा 87 के तहत कहा गया कि जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पद होंगे, उसके अधीन पद होंगे, वहाँ पर ना ही तो किसी को नामांकित किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा, किसी की भी डायरेक्ट भर्ती नहीं किया जाएगा, किसी भी उसके एक तरीके से बोल देते हैं कि रिश्वत लेकर या कि भाई ये मेरा भाई है, ये मेरा ये है, ये मेरा, इस तरीके से सब बंद कर दिया गया। ना ही वहाँ जातिवाद होगा, किसी को भी जाति के तहत नहीं निकाला जाएगा या नहीं लिया जाएगा, ना ही किसी के साथ रंग का काला है गोरा है उसके साथ भेदभाव किया जाएगा कि उसको रंग के हिसाब से नहीं लिया जाएगा, उसको वर्ण के हिसाब से नहीं लिया जाएगा, उसके साथ कुछ भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसका वंश नहीं देखा जाएगा, उसका वंशज नहीं देखा जाएगा कि ये किस वंश का है, कि हमें ये ही लेना है और ये नहीं लेना है। ठीक है, कौन सी धारा थी? 87। चलिए नोट कर लीजिए। इस 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल ऑफ भारत, भारत के गवर्नर जनरल को कह दिया गया कि जो आप बजट बनाएंगे, जो आप बजट बनाएंगे वो संपूर्ण भारत के लिए बनाएंगे, ना कि किसी एक प्रांत के लिए। बजट संपूर्ण भारत के लिए बनेगा। क्वेश्चन आएगा किस अधिनियम के तहत, किस अधिनियम के तहत संपूर्ण बजट लाया गया, संपूर्ण बजट बनाया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। ठीक है, चलिए इस 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत, इस चार्टर अधिनियम के तहत भारतीय जो आपका प्रशासन था या भारतीय कानून था उसका वर्गीकरण कर दिया गया। भारतीय कानून का क्या कर दिया गया? वर्गीकरण। भारतीय कानून का वर्गीकरण कर दिया गया और उसमें जो आपका था विधि आयोग, उसमें क्या बना दिया गया? आपका एक विधि आयोग बना दिया गया और उस विधि आयोग की अध्यक्षा किसके द्वारा की गई? वो थे लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले के द्वारा इस विधि आयोग की अध्यक्षता की गई। कब? 1834 में। भारतीय कानून 1833 के तहत भारतीय कानून का वर्गीकरण मतलब डिवाइडेशन कर दिया, एक पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए, उसके वर्ग बांट दिए गए कि ये इस काम के लिए होगा, ये इस काम के लिए होगा, सबका वर्गीकरण कर दिया गया और उसकी अध्यक्षता की गई किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले। ये उच्च अधिकारी थे। ठीक है, लॉर्ड मैकाले। कब किया गया? 1834 में। क्वेश्चन आएगा भारतीय कानून का वर्गीकरण किस अधिनियम के तहत किया गया? भारतीय कानून का वर्गीकरण 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत किया गया। क्वेश्चन आता है उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? 1834 में लॉर्ड मैकाले के द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई। चलिए नोट कर लीजिए। जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने जो अध्यक्षता की थी वो की थी आपके विधि आयोग की। किसकी की थी? विधि आयोग। ये बताया ना आपको, भारतीय कानून का वर्गीकरण करने के बाद उसे में विधि आयोग लागू कर दिया गया, विधि आयोग को बनाया गया 1864 में, जिसकी अध्यक्षता हुई, उसकी अध्यक्षता की लॉर्ड मैकाले ने, जिसके अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, उसका नाम था विधि आयोग। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। आपके संविधान में एक आर्टिकल है 372, मोस्टली बच्चों ने पढ़ा होगा या ना ही पढ़ा हो, आप यहाँ पर पढ़ लीजिए। एक आर्टिकल है आपका 372। इस आर्टिकल के तहत यह प्रावधान है कि अगर
संविधान से पहले, अगर संविधान से पहले किसी कानून में कोई कानून बने रहते हैं या लागू रहता है, जब तक उसमें संशोधन ना हो या निहित ना हो वही कानून चलता रहेगा। आर्टिकल 372 यह प्रावधान करता है कि संविधान से पहले के कानून तब तक लागू बने रहेंगे जब तक कि उन्हें संशोधित व निहित नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है आर्टिकल 372 में कह दिया गया हमारा कानून जब तक नहीं बनता है संविधान हमारा, उससे पहले जितने भी हमारे कानून हैं वे तब तक बने रहेंगे जब तक हम उसमें संविधान में कोई भी संशोधन नहीं करते हैं या उसमें कोई भी निहित नहीं करते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए आर्टिकल 372, ये आपका तब तक बने रहेगा जब तक इसमें कोई भी संशोधन, आपके संविधान में कोई भी संशोधन, संविधान में कोई भी संशोधन या निहित ना हो। ठीक है, आर्टिकल 372 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है डायरेक्ट। चलिए अब हम 1850 की ओर बढ़ रहे हैं और आपको एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1847। आपसे क्वेश्चन है 1843 में एक इंजीनियरिंग कॉलेज था जिसकी स्थापना की गई, उस कॉलेज का नाम था रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। डायरेक्ट क्वेश्चन बनाता है और ये क्वेश्चन बनता है आपका कहाँ पर, रेलवे के एग्जाम में। एनटीपीसी हो आपकी या लोको पायलट का एग्जाम होता उसमें हो या ग्रुप का डी का एग्जाम हो, उसमें इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कब की गई? 1847 में की गई। किसके द्वारा की गई? उनका नाम था हेनरी हेर्निज। इस समय के गवर्नर थे हेनरी हेर्निज। 1847 में रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना की गई। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए हमारा 1833 का अधिनियम पूरा हो जाता है, चार्टर अधिनियम पूरा हो जाता है। अब आते हैं हम आपके 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट अधिनियम है आपके लिए। अधिनियम 1853 में क्या हुआ था? 1853 में आप एक पहली यात्री रेल भी चली थी। क्या चली थी आपकी? पहली यात्री रेल। कहाँ से कहाँ तक चली थी? वो चली थी आपकी बंबई से लेकर थाने तक, बंबई से थाने। ठीक है, इस समय के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया गया 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत। जो यहाँ की ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण पद हैं वो पहले क्या था, पहले ऐसे ही भर जाते थे। किसी को भी आप लाकर बैठा देते या जो भी किसी का जानकार था उसे ऐसे ही भर्ती कर लिया जाता था। लेकिन 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत डलहौजी के द्वारा इसमें एक पॉलिसी बना दी गई, एक प्लान पॉलिसी बना दी गई। उसमें कहा गया जितने भी महत्वपूर्ण पद होंगे कंपनी के उसमें एक प्रतियोगिता परीक्षा कराई जाएगी और उसी के बेसिस पर इन महत्वपूर्ण पदों को भरा जाएगा। जिस तरीके से आजकल आपकी प्रतियोगिता परीक्षा होती है वो प्रतियोगिता परीक्षा शुरू कर दी गई थी 1853 में। किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। कंपनी के महत्वपूर्ण पदों को किसके द्वारा भरा जाएगा? कंपनी के महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट पदों को भरा जाएगा प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा। चलिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। कंपनी के इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण पदों को प्रतियोगिता परीक्षा के द्वारा कब भरा गया? किस अधिनियम के तहत भरा गया? 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत भरा गया। उस समय के हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी थे। यात्री रेल किसके समय में चली? लॉर्ड डलहौजी के समय में चली। कहाँ से कहाँ तक चली? बंबई से थाने के बीच में चली। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए इस अधिनियम के तहत एक कार्य और किया गया, बहुत महत्वपूर्ण कार्य था 1854 का पोस्ट ऑफिस एक्ट।
पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस जिसे बोलते हैं डाक खाना। 1854 में डलहौजी बने हुए थे गवर्नर पद पर, और उनके उनके द्वारा एक कार्य किया गया 1854 का पोस्ट ऑफिस एक्ट, पोस्ट ऑफिस अधिनियम। चलिए नोट कर लीजिए, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए, ये अधिनियम आपका यहीं पे खत्म हो जाता है। एक अधिनियम और करेंगे हम अभी आपका। क्लास लंबी भी हो गई है काफ़ी, 30 मिनट से ऊपर की हो गई है। चलिए, एक आपका अधिनियम है 1858 का, भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम। 1858 में एक अधिनियम आया, और 1858 से पहले एक वर्ष पहले 1857 की बात है, जब भारत में क्रांति हुई, और उस क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई, जिसमें बात करते हैं हम आपके पांडे जी की। ठीक है, मंगल पांडे जी की बात करते हैं 1857 में, जिनके द्वारा क्रांति की नींव रखी गई मेरठ से। वो चीज़ पढ़ेंगे आपकी हम इंडियन हिस्ट्री में। लेकिन इस क्रांति के बाद अंग्रेज़ों पर इतना प्रभाव पड़ा, उन्हें एक अधिनियम लाना पड़ा, भारत शासन अधिनियम 1858। और उस समय जो आपके गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। बहुत महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हैं आपके। लॉर्ड कैनिंग के बारे में आपको इतनी सजगता से पढ़ना है, इतनी इंपॉर्टेंस से पढ़ना है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। डलहौजी के बाद ये दूसरे बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए गवर्नर जनरल होंगे। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहा कि जो भारत में शासन चल रहा है, जो भारत में कंपनी के द्वारा शासन चल रहा है, उसे किसके हाथों में? उसे अपने हाथों में ले लिया, अपने अंडर में ले लिया। मीन्स भारत में कंपनी के शासन को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, उसके शासन को अपने अंडर में, किसके अंडर में दे दिया गया? क्राउन के, वहां के राजा या रानी के हाथों में सौंप दिया गया। भारत में कंपनी शासन को क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया। क्वेश्चन आता है किस अधिनियम के तहत भारत में कंपनी शासन को क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया, ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत भारत में मंत्री पद की स्थापना की गई। अभी देखिए, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपका संविधान है, बनता आ रहा है आपका, यहाँ से मंत्री पद की स्थापना कर दी गई थी 1858 में ही। मंत्री पद की स्थापना, ठीक है। एक कार्य और किया गया, वो कार्य था आपका डायरेक्ट, बिल्कुल था उसका था ब्रिटिश सरकार का। ब्रिटिश सरकार ने जो संसद थी उसने भारत पर सीधा नियंत्रण कर लिया था, सीधा। ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से खत्म कर, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर थी, लेकिन उससे सब अधिकार छीन लिए गए थे, और डायरेक्ट यहाँ का पैर जो कानून था वो अंडर में चला गया था ब्रिटिश सरकार के। मीन्स जो यहाँ का कानून था वो नियंत्रण में आ गया था। नियंत्रण में किसके था? ब्रिटिश सरकार के। ब्रिटिश सरकार, भारत का जो कानून था वो किसके नियंत्रण में आ गया था? ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गया था। कौन से अधिनियम के द्वारा? 1858 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। चलिए नोट कीजिए। इस अधिनियम के तहत 1858 के अधिनियम के तहत एक कार्य किया गया कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे आपके, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, उन्हें समाप्त कर दिया गया। ठीक है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों से रिलेटेड, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर आपके राजनीतिक मामलों से जो संबंधित मामले थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को किस अधिनियम शासन के तहत खत्म कर दिया गया? 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। चलिए नोट कीजिए।
अब 1858 में जब कंपनी शासन को अपने अंडर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया गया, तो अब उन्हें नियंत्रण भी करना था, और अब इस भारत अब ब्रिटिश में रहकर तो चला नहीं सकते, और कंपनी से उन्होंने शासन जो था वो अपने नियंत्रण में ले लिया। तो उन्होंने एक पोस्ट डिक्लाइन की, एक पोस्ट के इस्टेब्लिशमेंट की, वो थी राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद में एक पोस्ट राज्य सचिव के लिए एस्टेब्लिशमेंट की स्थापना की अपने मंत्रिमंडल में, और उसकी नियुक्ति की गई। भारत के राज्य सचिव की अपने मंत्रिमंडल में, संसद में नियुक्ति की गई ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, और वो प्रथम व्यक्ति थे जिनकी नियुक्ति हुई 2 अगस्त 1958 को। उनका नाम था लॉर्ड स्टैनले। देखिए 1858 के भारतीय शासन अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को खत्म कर दिया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को खत्म कर दिया गया। भारत के शासन पर नियंत्रण डायरेक्ट होगा किसकी? ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सरकार का। ठीक है, अपनी मंत्रिमंडल परिषद में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने अपनी संसद के मंत्रिमंडल में एक पोस्ट की एस्टेब्लिशमेंट की, वो थी भारत के राज्य सचिव की। और भारत के प्रथम राज्य सचिव कौन बने? 2 अगस्त 1958 को लॉर्ड स्टैनले। क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा, भारत के प्रथम राज्य सचिव ब्रिटिश संसद के अंदर कौन थे? लॉर्ड स्टैनले। और 4 इस तरह के राज्य सचिव बने हैं जो आपके पढ़ाए जाएंगे आपके इंडियन हिस्ट्री में। ये रिलेट कर रहे हैं सिर्फ हमारे आपके कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। ये महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, और क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, आप देख लेना लास्ट ईयर के मॉडल पेपर में। भारत के प्रथम राज्य सचिव लॉर्ड स्टैनले, 2 अगस्त 1958, लिख लीजिए। चलिए, एक कार्य और रह जाता है इस अधिनियम का, 1858 के भारत अधिनियम, शासन अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार ने कहा जो भारत के गवर्नर जनरल हैं उनका नाम बदल देते हैं। किसका? भारत के गवर्नर जनरल का। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर कर दिया गया वायसराय। यह वायसराय कोई और नहीं है, ये आपके गवर्नर जनरल हुआ करते थे। पहले आपके जो गवर्नर थे, जो आपके बंगाल के थे, उन्हें कर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ भारत। उसके बाद आपके गवर्नर जनरल ऑफ भारत को एक नया नाम दे दिया गया, उसका नाम था वायसराय, और वो किया गया आपके 1858 के भारत शासन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन आएगा आपका 100%, ये लिख लीजिए क्वेश्चन। भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। वह भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? वो भी लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए, भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय का नाम दे दिया गया। उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड कैनिंग। जब वो पोस्ट खत्म कर दी गई तो उन्हीं पे खत्म हुई, तो लॉर्ड कैनिंग अंतिम हुए आपके गवर्नर जनरल, और वो पोस्ट वायसराय की लॉर्ड कैनिंग से ही शुरू हुई, तो वे भारत के वायसराय बने। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग मैं जब भी तो कह रहा था आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉर्ड डलहौजी के बाद लॉर्ड कैनिंग, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भारत के कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। नोट कर लीजिए। चलिए, आज की क्लास को मैं यहीं समाप्त करना चाहूँगा। आज हमने अधिनियम आपका पढ़ लिया है 1793, 1813, 1833, 1853, 1858। ठीक है, अब हमारे जो रह जाते हैं, आपके रह जाते हैं 1861 रह जाता है, 1873 रह जाता है, 1876 का आपका शाही, जो आपका शाही उपाधि है वो रह जाती है, जिसमें महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी बनाया जाता है, भारत की महारानी बनाया जाता है। आपका 1909 का वो पार्लियामेंटो सुधार रह जाता है, और आपका 1921 का आपका रह जाता है मोंटेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार रह जाता है, और 1965 का भारत का जो संशोधन होता है, जो संविधान के लिए जो महत्वपूर्ण हिस्सा है 1935 के अधिनियम एक्ट का, वो रह जाता है।
ये करेंगे हम आपकी नेक्स्ट क्लास में। इन तीनों चारों अधिनियम को ख़त्म करने के बाद हम आ जाएंगे भारत की जो आपकी सभा थी, जो सभा गठित हुई थी संविधान के लिए, हम उस पर आ जाएंगे। उसके बाद हम उस सभा के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम भारत को स्वतंत्र करा देंगे, मुक्त करा देंगे, और उसके बाद चलेंगे हम भारत के राज्य पर चलेंगे। फिर एक एक चीज़ को लेकर चलेंगे, एक एक आर्टिकल को लेकर चलेंगे, एक एक पार्ट को लेकर चलेंगे, और आपकी सभी चीज़ क्लियर कराई जाएगी। सिर्फ आपका एक दिन और लगेगा इस बेस को तैयार होने के लिए। हमारे 3 दिन लग चुके हैं इस बेस को तैयार होने। चाहता तो मैं आपको आर्टिकल से शुरुआत करा देता, लेकिन आपको समझ में कुछ नहीं आता, आप सिर्फ रट्टा मारते और वो आपको भूल जाते। लेकिन जो मैं 3 दिन से मेहनत कर रहा हूँ और आप भी देखने में मेहनत कर रहे हैं, ये आपका बेस ऐसा तैयार हो रहा है, इतना मजबूत तैयार हो रहा है कि आप जीवन में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं भूलोगे। अपने आप को भूल सकते हो, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। ठीक है। और आपकी नेक्स्ट जो कल क्लास होने वाली है वो आपकी करंट अफेयर्स की क्लास होने वाली है, और मैं चाहूँगा कि आप सभी देखें करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर होती क्या है, असली करंट अफेयर होती क्या है, किस तरीके से करंट अफेयर को पढ़ा जाता है। तो आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी, कल की क्लास होगी, करंट अफेयर की क्लास होगी। और आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, सभी को बताते रहें कि नया चैनल आया आपका फ्यूचर क्लासेस, जिसपे आपकी कर्मचारी से लेकर एक यूपीएससी तक की तैयारी कराई जाएगी। बहुत अच्छी तैयारी कराई जाएगी, आपका बेस मजबूत करा जाएगा। लेकिन आपको उसमें साथ देना होगा मेरा, क्योंकि अगर आप मुझे मोटिवेट करेंगे, अगर आप मेरा साथ देंगे, तो मेरा हौसला बुलंद हो जाएगा, मेरा हौसला डबल हो जाएगा, और मैं पढ़ाने में डबल मेहनत करूँगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतनी काफ़ी है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।